नमस्कार। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपनी मजबूती के लिए जुटे हुए हैं। सर्वहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसबीर तंवर जी हमारे साथ हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हमसे बात करेंगे। उनकी पार्टी का हरियाणा में क्या रुख रहने वाला है। नमस्कार जसबीर जी। जसबीर जी, हरियाणा में लोकसभा चुनाव, हरियाणा सहित पूरे देश में ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और आपकी नई पार्टी है और पार्टी ने जो मेरी नॉलेज के अनुसार एक चुनाव लड़ा है विधानसभा का, तो अभी लोकसभा चुनाव में क्या रुख रहने वाला है? देखिए, पिछले दिनों हमारी पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और वहाँ पर एक समिति बनाई गई थी हमारे राष्ट्रीय महासचिव चरण पवार जी के नेतृत्व में, और उस समिति का निर्णय यही करना था, उनको काम दिया गया था कि लोकसभा चुनाव में उनका दृष्टिकोण क्या रहेगा, और वो सभी हमारे कार्यकारिणी सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए 30 मार्च को करनाल में मंगल सैन ऑडिटोरियम में एक हमारे जो विशिष्ट कार्यकर्ता उनकी एक बैठक बुलाई गई है हरियाणा भर से, और वह हरियाणा स्तरीय वो का सम्मेलन है। और उससे पहले हमारे जो समिति बनाई गई है चरण सिंह पवार जी, वो सारा निर्णय कर चुके होंगे कि पार्टी को इस चुनाव में क्या करना, और उस समय हमारी पार्टी इसकी घोषणा करेगी कि हमें, क्योंकि कुछ सुझाव आए थे कार्यकारिणी की बैठक में कि कुछ लोग कह रहे थे हमारे कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए सीधा प्रत्यक्ष रूप से, कुछ लोग कह रहे थे किसी पार्टी के समर्थन में जाना चाहिए, किसी के साथ जाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर पार्टी की जो समिति बनाई गई थी वो सभी कार्यकारिणी सदस्यों से रायशुमारी कर रही है, और उस डेट तक 30 मार्च तक वो सारे निर्णय वहाँ पर हो जाएंगे, वो पार्टी की तरफ से बता दिया जाएगा। जसबीर जी, पूरे देश में राजनीतिक दल दो दलों में बटे हुए हैं। एक भाजपा एनडीए है, दूसरा INDIA दल बना, जो नया गठबंधन बना है। कुछ एक पार्टियां हैं जो तटस्थ हैं, तो सर्वहित पार्टी का क्या दृष्टिकोण रहने वाला है? देखिए, मैं एक चीज़ का बड़ा प्रखर विरोधी होता हूँ कि देश की राजनीति में एक चीज़ चल रही है, ये मैं कई बार मीडिया में पर भी मुझे लगता है कि चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि एक पक्ष ने कुछ कहा तो चाहे वो ठीक भी है, दूसरा पक्ष उसका विरोधी करता है, पता होता है कि विरोधी करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि कोई पक्ष पूरी तरह से गलत नहीं होता और कोई पक्ष पूरी तरह से सही नहीं होता। गलतियाँ और अच्छाइयाँ दोनों तरफ होती हैं। तो मेरा और मेरी पार्टी का भी दृष्टिकोण यही है, जो चीज़ ठीक है उस पर बात होनी चाहिए। जैसे पार्टी का हमारा दृष्टिकोण है कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 की जो धारा हटाई है, बहुत दिनों से देश की ये समस्या थी, उसको ठीक किया, वो काम हम वहाँ समर्थन में हैं। लेकिन किसानों के साथ जो पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो दृष्टिकोण है, उसको लेकर हमारा प्रखर विरोध है। जो कृषि को लेकर जो सरकार की पॉलिसी है, जो नीतियां हैं, वो बिल्कुल गलत लगती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कंपनी राज एग्रीकल्चर पे स्थापित करना चाहती है। यहाँ हमारा विरोध है। इसीलिए ऐसे ही अगर हम, इससे पहले कांग्रेस सरकार थी तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार और सारी चीज़ें थी, और वहाँ पर भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ठीक आवाज़ उठा रही है। अभी जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी पर कोई बोल नहीं रहा है, तो वो ठीक कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि उनकी बात ठीक है तो वो कही जानी चाहिए। राजनीति में जो दो धड़ों में बंट के और हम एक की बात को पूरी तरह से नकार देते हैं कि इनकी तो कुछ चीज ठीक हो ही नहीं सकती, और दूसरा पक्ष उनकी चीज को कहता है कि ठीक हो ही नहीं सकती। मेरा मानना है थोड़ी स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए, और जो ठीक बात है उसे कह देना चाहिए कि ये ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 370 पर हम समर्थन करें, लेकिन सच में ही बेरोजगारी की स्थिति है भारत के में। युवा बुरी तरह से देश को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और मैं अक्सर कहा करता हूं कि देश में बेरोजगारी का अगर समाधान करना है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर को गंभीरता से लेकर उसे रोजगार जनरेट करने वाला सेक्टर बनाना होगा। लेकिन पिछले 8-9 साल या 10 ही साल पूरे हो गए हैं सरकार को एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से देखें तो मुझे निराशा ही हाथ लगी है। और उस पर कांग्रेस की तरफ से भी जो आवाज़ उठाई जाती है वो सराहनीय और उठाई जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन, जो मुझे जो लग रहा है, एक सशक्त विपक्ष की तरह उनको एकजुट होना चाहिए। वो मैं उनको बुरा लग सकती है ये बात, जो एकजुटता दिखनी चाहिए एक मजबूत विपक्ष की, वो दिखाई नहीं दे रही है। वो दिखनी चाहिए ताकि लोगों की आवाज़ मिल सके। कि मैं एक चीज़ कहा करता हूं कि एक तरफा सरकार बहुत खतरनाक होती है हमेशा के लिए। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, उसके लिए कांग्रेस सहित सभी दलों को इस पर आत्मावलोकन भी करना चाहिए कि समस्या कहाँ है, कहाँ हम मजबूती से आगे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। जसबीर जी, आपने जो बात रखी इसमें दोनों बातें आ गई हैं। इस तरह से तो पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होगा। भाई, आप बीजेपी की भी प्रशंसा कर रहे हैं, कांग्रेस की भी कुछ नीतियाँ आपको अच्छी लगती हैं, तो पार्टी का दृष्टिकोण क्या रहने वाला है? आप किस विजन के साथ जनता में जाएंगे यदि आप चुनाव लड़ेंगे तो? देखिए, अभी हम सीधा, हमारा तो विजन साफ होता है। देखिए, हमारा एक मुद्दा है जो शायद बहुत ही सवाल उठाता है लोगों पर,
मैं इसका कहता हूँ कि हरियाणा को मतलब नशे की मंडी बना दिया गया है। नशा एक ऐसा मुद्दा जिस पर कोई बोलना नहीं चाहता है। हरियाणा में वो कहते हैं कि नशा जीडीपी का हिस्सा बन गया। शराब हर सड़क गली से जाइए आप, जीटी रोड पर भी ठेके खुले हैं हर जगह। नशा एक बड़ा मुद्दा है और पंजाब के बाद हरियाणा इस नशे का शिकार होता जा रहा है। हमारा मुद्दा है, इस पर हम सवाल उठाते हैं। एजुकेशन हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, हम इस पर सवाल उठाते हैं कि एजुकेशन में बुनियादी सुधार होने चाहिए। सरकार हर साल सरकारी स्कूलों को बंद कर देती है, एजुकेशन सरकार की जिम्मेदारी थी, वो होना चाहिए। स्वास्थ्य जो चीज़ें हैं, स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं में वो सुधार होने चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इस और सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ एग्रीकल्चर को लेकर, एग्रीकल्चर में सुधार के लिए विशेष मैं तो कहता हूँ कृषि आधारित इकोनॉमी पर काम होना चाहिए, हमारी पार्टी के मुद्दे हैं। दूसरा, आपने कहा कि स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और देश में चुनाव लोकसभा का है और लोकसभा का चुनाव हमारी केंद्रीय जो कार्य समिति के लोग हैं वो निर्णय करते हैं और वैसे मैं भी उसमें हूँ, लेकिन हमारा जो समिति का निर्णय और हमारे राष्ट्रीय महासचिव चरण पवार जी को उसका नेतृत्व दिया गया है, उसमें सारी चर्चा होगी। जब पार्टी क्लियर कर देगी तो फिर मैं बोलने के लिए स्वतंत्र रहूँगा। जसबीर जी, आपने जो मुद्दे रखे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और आम लोगों से जुड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता कि पार्टी जो है इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाने में देर हो गई और चुनाव लड़ने का फैसला अभी तक हो जाना चाहिए था कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? यदि नहीं लड़ेंगे तो किसका समर्थन करेंगे और लड़ेंगे तो किन सीटों पर लड़ेंगे? मैं आपकी बात से पूरी तरह चलो सहमत हूँ, लेकिन अभी आप भी देख रहे हैं यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां जो सरकार में हिस्सेदार थी कल तक, वो अब तक निर्णय नहीं कर पा रही हैं हम चुनाव लड़ें कि ना लड़ें। हाँ, हम मानते हैं अभी हमारी पार्टी छोटी है और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं ताकतवर बनने के लिए, और जब आपकी ताकत कमज़ोर होती है तो आपको सोच समझ कर कदम उठाने होते हैं, तो ये हमारी मजबूरी है। आप भी समझ सकते हैं, जो उप मुख्यमंत्री थे वो भी अभी तक क्लियर नहीं है वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब वो भी जल्दी में निर्णय लेंगे तो हम भी ऐसी स्थिति में हैं कि हम भी निर्णय लेंगे। संभावना है कोई एक आध सीट? हाँ, कुछ चर्चाएं थी कि एक आध सीट पर हमारे लोगों की आवाज़ थी कि एक आध सीट को बनाया जाए, लेकिन और कुछ लोग इसके विरोध में भी थे कि किसी के समर्थन में जाया जाए। लेकिन मैं एक और चीज़ कहता हूँ, देखिए मेरा भी अपना एक पर्सनल है, हमने अभी तक जो निर्णय सारा ही हमारी जो मेरा अपना अधिकार है वो विधानसभा चुनाव को लेकर हम काम कर रहे हैं। मेरा जो अपना अधिकार था, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ पार्टी का और मैं सारे जिलों में अपनी कार्यकारिणियाँ बना चुका हूँ, सारी विधानसभाओं में हमारी टीमें गठित हो रही हैं। हम हर जगह काम करें और विधानसभा चुनाव को लेकर मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी, मैं हरियाणा में वो सेटअप खड़ा कर चुका हूँ। जो ये जवाब है आपका कि लोकसभा चुनाव की है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। चलो जसबीर जी, ये तो पार्टी स्पष्ट कर देगी कि लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो अभी लोकसभा का जो ये टेन्योर ख़त्म हुआ है, इस 5 साल को आप कहाँ देखते हैं? जो एनडीए सरकार थी उसने काम किया, वो सफल रही, असफल रही, आप उसको कहाँ तोलते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कुछ मुद्दों पर, जैसे धारा 370 हुई, उसमें हम मानते हैं बहुत बढ़िया काम किया गया है। और कुछ राजनीतिक चीज़ें इसमें अपने आपसी मतभेद होते हैं, लोग विरोध करते हैं। और राम मंदिर को लेकर भी कुछ लोग विरोध कर रहे थे, मैं नहीं मानता कि वो विरोध होना चाहिए था। राजनीति के लिए आपको विरोध के पास आपके बहुत से मामले हैं। मैं मानता हूँ कुछ चीज़ों पर सरकार ने बेहतर काम किया है और उसका कहना भी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ को लेकर जो चीज़ है कि एक तो पूरी तरह से राजनीतिक स्वतंत्रता, मैं जो लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप हो गई, देश में तानाशाही आ गई, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता को कम किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब छोटे से छोटा आदमी भी बोल पड़े तो उसके घर ईडी पहुंच जाए, तो ये तो एक सवाल खड़ा करता है कि आप डरते क्यों हैं, आप भी काम कीजिए। मतलब फिर लगता है कि जैसे विपक्ष में जो कमजोरी है वो डर सत्ता पक्ष के पास भी है, वो किसी को उभरने नहीं देना चाहते। दूसरा, मैं एक चीज़ कहता हूँ, हम एक चीज़ पढ़ रहे थे कि जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत बड़े स्तर पर देश में जो एमपी जाया करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो निर्दलीय जाया करते थे बहुत बड़ी संख्या में। धीरे धीरे वो घटते घटते वो खत्म हो गया, किसी की हिम्मत नहीं है कि निर्दलीय पार्लियामेंट में कोई व्यक्ति चला जाए। तो हम चर्चा, मेरा जो इसमें मानना है कि उस समय एक व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर चुनाव होता था, वो आदमी कितना सशक्त है, उसके आसपास के लोग उसे समझते थे कि ये आदमी जाए और हमारा प्रतिनिधित्व करे, तो लोकतंत्र मजबूत था। इस समय जो चिंता का विषय है, व्यक्तिगत राजनीतिक योग्यता को एक तरफ किया जा रहा है। मतलब लोगों को अपना प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, पार्टी का प्रतिनिधित्व मिल रहा है। पार्टी जिसे चाहे वो जीत जाती है, क्योंकि लोगों की वहां मजबूरी हो जाती है कि लहर है, इन्हीं को वोट दे दो। मैं जिस चीज की चिंता है कि लोकतंत्र में लोगों को अपना राजनीतिक नेतृत्व मिलना चाहिए, पार्टी का राजनीतिक नेतृत्व नहीं मिलना चाहिए। इस पर राजनीतिक पार्टियों को विचार करना चाहिए कि हमें लोगों का प्रतिनिधित्व
मांगना है लोग पार्लियामेंट के लिए, ना कि पार्टी का प्रतिनिधित्व। ये चिंता का विषय है। तो मैं मानता हूं कुछ चीज़ों में गलत तरीके से सरकार के लोग चल रहे हैं। जसबीर जी, आप एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हरियाणा की राजनीति को नज़दीक से देखते होंगे। मैं ही आपसे जानना चाहता हूं कि हरियाणा में अच्छी भली सरकार चल रही थी और सामंजस्य भी बीजेपी जसपा का अच्छा नज़र आ रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी एक भी सीट देने को तैयार नहीं हुई और पूरी कैबिनेट को बदल दिया जाता है? देखिए, ये तो आप कह रहे हैं हम क्लियर के एक भी सीट देने को तैयार नहीं हो रही। ये तो उनके अंदर की बात है, क्या है कि क्या नहीं है, क्योंकि अभी स्पष्ट बातें नहीं आई हैं। और राजनीति में ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर बोली जा रही हैं वैसी नहीं होती, बंद कमरे में जो कुछ होता है। तो एक भी सीट देने को तैयार ना हो, मुझे नहीं लगता ऐसा होता है कोई गठबंधन तोड़ दे इस बात पर। तो यह तो ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूँ, वो तो उनके अंदर की बात है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ ये गठबंधन टूटेगा तो इसका कुछ ना कुछ सत्ता पक्ष को नुकसान तो होगा। विपक्ष ये कह रहा है कि ये गठबंधन तोड़ने का भी ये गठबंधन हुआ है। राजनीति में किसी भी चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। हो सकता है ऐसा हो, हम नहीं जानते। हो सकता है किस दृष्टिकोण से कि लोकसभा चुनाव को कैसे प्रभावित किया जाए, कैसे जाटों का या नॉन जाटों का ध्रुवीकरण किया जाए, ये राजनीति चलती ही है। तो इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो उनके अंदर की योजनाएं हैं। हम तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अंदाज़ा जो आपके पास कुछ तथ्य ना हो तो वो लगाना ठीक नहीं होता। वैसे नायब सैनी को सीएम बनाया गया है, क्या असर रहने वाला है लोकसभा चुनाव का? देखिए, नायब सैनी यहाँ के सांसद हैं, वो मैं तो उनको कहता हूँ भाई शुभकामनाएं करें, लेकिन अब अंतिम समय का दौर है, बड़ी मुश्किलों का उनके सामने आएंगी और सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात अभी लोकसभा चुनाव है, इसका वातावरण कुछ और है। कुछ दिन बाद फिर विधानसभा चुनाव आए हैं, तो मैं तो उनके लिए इस जो सफ़र है उनको उसको मुश्किल मानता हूँ। मतलब उनके सामने चुनौतियाँ खड़ी हाँ, चुनौतियाँ खड़ी रही।